नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे उद्घाटन, तो भागलपुर में पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त करेंगे जारी। शाम को गुवाहाटी में पारंपरिक नृत्य संध्या में होंगे शामिल। नई सरकार के गठन के बाद आज से शुरू होगा दिल्ली का विधानसभा सत्र। प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। नए स्पीकर का भी होगा चुनाव। जर्मनी में कंजर्वेटिव नेता फ्रेडरिक मैथर्स के चांसलर बनने का रास्ता साफ। मौजूदा चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने मानी हार। अगले 2 महीने में गठबंधन की सरकार बनने की जताई उम्मीद। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आज से अगले 3 दिन तक श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड उपस्थिति होने की उम्मीद। बुधवार शिवरात्रि के स्नान के साथ संपन्न होगा आस्था का महापर्व। चैंपियंस ट्रॉफी में कोहली की शतकीय पारी के आगे पस्त हुआ पाकिस्तान। भारत ने 6 विकेट से दी मात। आज रावलपिंडी में बांग्लादेश न्यूजीलैंड की भिड़ंत। न्यूजीलैंड की टीम अगर जीती तो मेजबान पाकिस्तान हो जाएगा बाहर। और अब बुलेटिन को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत होने जा रही है। 2 दिन तक चलने वाले इस समिट में जर्मनी पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता कर रहा है। आज और कल होने वाले इस समिट में देश और दुनिया की कई नामचीन हस्तियां भी भाग ले रही हैं। ग्लोबल समिट पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करने वाले हैं, उस समिट में जर्मनी पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता कर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जर्मन पवेलियन स्थापित किया जाएगा। इसमें इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में भारत जर्मनी सहयोग के अवसरों का प्रदर्शन किया जाएगा। Germany, we are on a skill shortage for the manpower here, so it makes sense to do some kind of investment in India than instead of Germany. German companies could come to India. I think that would be really fruitful. Working together with India, that could bring us forward because we have to think complete different ways that we thought in the past, in the last 60 years. And it's great to have this chance meeting these countries like Madhya Pradesh. ग्लोबल समिट में मध्य प्रदेश सरकार और इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और GIIC और CII के बीच एक MOU हस्ताक्षरित किया जाएगा। ये समझौता मध्य प्रदेश में सतत और दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए होगा, जिसमें जर्मन कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों में भागीदारी करेंगी। It is great to know that a lot of German companies have shown tremendous interest in investing in Madhya Pradesh, knowing that it has excellent location as well as excellent potential of expanding business with investment policies of Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में रासायनिक, फार्मा और हार्डवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पहले से कई जर्मन कंपनियां काम कर रही हैं। अब IT, ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेयरी फार्मिंग, डीप टेक्नोलॉजी और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्रों में भी जर्मन कंपनियां निवेश करने को इच्छुक हैं। जर्मनी की उन्नति में बड़ा कारण है उनके जो कार उत्पादन, जो उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके इंजन पे वो बहुत आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो इंजन बनाते बनाते इंजन इतना अच्छा बनाने लग गया कि इंजन के अंदर ही घुस गया तो लंबा चौड़ा उनका, जैसे मैंने कहा 250 की स्पीड भी नॉर्मल लग रही, लेकिन अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आए तो इंजन ही गायब हो गए। अब ये उनको चुनौती है, अब उनको नया मार्ग ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ये भी है कि आज के दौर में जब EV हमको मिल रहे हैं, तो हमारे जो संसाधन के बलबूते पर हम उनको अपना भागीदार बना करके हमारा मार्ग हम बनाए।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जर्मन पवेलियन के माध्यम से ग्रीन एनर्जी, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास की सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये परियोजनाएं जर्मन संगठन GIZ द्वारा वित्त पोषित हैं और मध्य प्रदेश में NICT इंदौर, महिला एवं बाल विकास विभाग और कृषि विभाग के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में हो रही इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए भी मध्य प्रदेश की सरकार अब न सिर्फ पुराने निवेशकों को आकर्षित करने पर काम कर रही है, बल्कि उन नए निवेशकों पर भी फोकस कर रही है जो मध्य प्रदेश का रुख कर सकते हैं। कैमरामैन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। पिछले एक साल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य के विभिन्न संभागों में 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर राज्य के विभिन्न अंचलों में निवेश बढ़ाने का प्रयास किया है। उज्जैन में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, तो वहीं जबलपुर में हुई समिट में 22,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यूके के निवेशकों ने जहां मध्य प्रदेश को 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं, तो वहीं जर्मनी से 18,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जापान के निवेशकों ने भी राज्य में निवेश की गहरी रुचि दिखाई है। मध्य प्रदेश सरकार निवेश को आकर्षित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों के लिहाज से देश में अग्रणी राज्यों में से एक है। देश में उपलब्ध डायमंड भंडार का 90% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश पायरोफ्लाइट के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। यहाँ देश का 41% उत्पादन हो रहा है। देश में उपलब्ध चूना पत्थर का 9% भी मध्य प्रदेश में मिलता है। वहीं देश में रॉक फॉस्फेट के कुल 30.9 मीट्रिक टन रिजर्व में से 9.0 मीट्रिक टन मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं। मंडीदीप इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा कि इस प्रकार के समिट से राज्य में निवेश के नए अवसर मिलेंगे और राज्य में लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सबसे बड़ी संभावना स्टार्टअप की है। 5,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, 10,000 किए जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। 72 इंक्यूबेशन है, 1300 ITI है, 1500 कॉलेज हैं जहां पर उस प्रदेश में किस चीज़ की संभावना है। IT की बहुत बड़ी संभावना है, कपास के सबसे बड़े उत्पादक है, टेक्सटाइल की बहुत बड़ी संभावना है, ऑटोमोबाइल की बहुत सारी इंडस्ट्रीज है उनकी संभावना है, EV की संभावना है, टूरिज्म की संभावना है और आखिरी में फूड प्रोडक्ट्स की, फूड प्रोसेसिंग की। जो यहाँ पे ऑलरेडी यूथ है, जो लोग रहते हैं, वो बाहर जाते हैं अपने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बट अगर हम विद इन स्टेट अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं तो इससे अच्छा कुछ आइडिया नहीं हो सकता। मतलब हाँ, आई थिंक अभी कुछ स्टार्टअप्स एंड कुछ कंपनीज जो हमारे स्टेट में हैं उनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है ग्लोबली। सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो कि जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है MP के बारे में, तो उनको पता चलेगा कि कैसी कंपनीज़ है, किस किस फील्ड में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो ज़मीन तैयार की है और उस ज़मीन पे जब पौधे लगाने की बारी आई तो हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री वहाँ पे गए और उनने भी वहाँ पे उसमें जो पौधरोपण किया। तो कहीं ना कहीं उन सब का ये शुरुआत है कि जो आज हम ये फसल देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी की लगाई हुई है और उसमें जो इतने सारे पौधे आज लगे हुए हैं, इस प्रकार से जो समिट हो रहा है उसका कहीं ना कहीं एक रूप है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है और देश के लिए गौरव की बात है कि दुनिया के लोग आज भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार भी जाएंगे। देश भर के किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी भागलपुर में कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत करेंगे। वो भागलपुर में पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी करेंगे, जिससे देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 21,500 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये महत्वपूर्ण फोकस ये सुनिश्चित करना रहा है कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर पारिश्रमिक मिल सके। इसे ध्यान में रखते हुए 29 फरवरी 2020 को उन्होंने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों FPOs के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना का शुभारंभ किया, जो किसानों को सामूहिक रूप से अपने कृषि उत्पादों का विपणन और उत्पादन करने में मदद करता है। 5 साल के भीतर ही किसानों के लिए प्रधानमंत्री की ये प्रतिबद्धता पूरी हो गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके प्रमुख उद्देश्यों में अत्याधुनिक IVF तकनीक की शुरुआत,
आगे के प्रजनन के लिए स्वदेशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं का उत्पादन और आधुनिक प्रजनन तकनीक में किसानों और पेशेवरों को प्रशिक्षण देना शामिल है। प्रधानमंत्री बरौनी में दुग्ध उत्पादन संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य 3 लाख दुग्ध उत्पादकों के लिए एक संगठित बाजार बनाना है। कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 526 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से वारिसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड के दोहरीकरण और इस्माइलपुर रफीगंज रोड ओवरब्रिज को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी की इस यात्रा से पहले जायजा लेने के लिए भागलपुर पहुंचे, जहां पर हमारे डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भागलपुर में हवाई अड्डा पर अभी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हैं। डीडी न्यूज दिल्ली की टीम अभी यहीं पर मौजूद है। शिवराज जी से हम बात करते हैं। सब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम और आपके मंत्रालय का ये कार्यक्रम है, कैसे देखते हैं इसे? भागलपुर की इस पवित्र धरा पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हो रहा है। भागलपुर की इस धरती से प्रधानमंत्री जी देश भर के 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डालेंगे। बिहार को विकास की अनेकों सौगात देंगे। प्रधानमंत्री जी के आगमन पर बिहार का किसान प्रसन्न है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कार्यक्रम नहीं हो रहा, उत्सव मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के आगमन पर। और ऐसा हो क्यों ना, चाहे मखाना बोर्ड का गठन हो, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना हो या विकास की अनेक सौगातें, जो बिहार की तस्वीर और जनता की तकदीर भी बदल रही है और पूरे देश के किसानों की खेती को लाभ का धंधा बना रही है। बिहार को एक कृषि प्रधान राज्य माना जाता है, लेकिन पिछड़ा स्टेट भी कहते हैं। प्रधानमंत्री के कृषि के इस कार्यक्रम में आने के बाद उम्मीद है कि इस मामले में बिहार और इस कार्यक्रम के पहले ही कई कदम प्रधानमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने, केंद्र सरकार, राज्य की सरकार ने उठाए हैं और आगे और बिहार विकास की दौड़ में किसी भी कीमत पर पीछे ना रहे, इसके प्रयत्न जारी है। किसान आगे बढ़े, इसलिए मखाना बोर्ड का भी यहाँ गठन किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार के लिए कृषि के मामले में बहुत सारे काम पहले भी किए गए हैं और अब प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही बिहार के सपनों में और भी पंख लगेगा और बहुत सारे काम जो हैं वो संपन्न कराए जाएंगे। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ भागलपुर हवाई अड्डा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और इसके साथ ही हमारे संवाददाता ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी बातचीत की है। आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सिल्क सिटी भागलपुर में होंगे और इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से। सम्राट जी, क्या तैयारी है? प्रधानमंत्री आ रहे हैं भागलपुर। ये विक्रमशिला का धरती है। आपको समझिए कि पूरे देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को सीधा उनका सम्मान जो है, सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि का 19वां किस्त जारी करने का काम करें। यह ऐतिहासिक दिन है और इस भागलपुर के लिए कई चीज़ें, एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, पावर प्लांट हो या यूनिवर्सिटी हो, सब चीज़ों की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और ये सरजमीन पर उतर रहा है। प्रधानमंत्री जी भागलपुर आकर पूरे देश को संदेश देने वाले। मखाना बोर्ड बनाने का जो फैसला था वो बजट में प्रावधान किए जाने के बाद किसानों में काफ़ी खुशी की लहर देखी जा रही है, लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि मखाना बोर्ड जो है बिहार से बाहर भी जा सकता है। बेफालतू के बात लोग कर रहे हैं। बिहार में बने हैं, बिहार में ही खेती होती है, तो बिहार से बाहर कहाँ जाएंगे? ये राष्ट्रीय स्तर का चीज़ है। ये प्रधानमंत्री जी तय करेंगे कि कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, लेकिन बिहार के किसान के सुविधा के लिए ही मखाना बोर्ड बनाया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार के हित के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस योजना से किस प्रकार हमारे किसान भाई लाभ प्राप्त कर रहे हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट।
केंद्र सरकार ने आज से 6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का आगाज किया था। फरवरी 2019 में शुरू की गई ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है, जिसका उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कृषि आदानों की खरीद में किसान परिवारों की मदद करना है और कृषि विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान की जाती है। ये 2,000 रुपए की 3 समान 4 मासिक किस्तों में देय है। ये धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक लगभग 9.5 करोड़ किसानों को कुल 3.46 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इसमें जो उनको सहायता दी जाती है वो वर्ष में 6,000 रुपये कुल मिला के दी जाती है, 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार का। ना शहरी लोगों के लिए ये संख्या कुछ खास लगता नहीं है, लेकिन जो गांव में रहता है और जिसको उर्वरक, बीज, पेस्टिसाइड वगैरह के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड ऑन टाइम पैसे की ज़रूरत है, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा एक ऐसा सहूलियत है जिससे ये क्रॉप के मैनेजमेंट में, फसल के मैनेजमेंट में सही टाइम पे इनपुट्स दिया जाता है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत अगर आपको लाभ लेना है तो पहले ये जानना होगा कि क्या आप पात्र हैं भी या नहीं। पात्रता सूची के मुताबिक भूमि धारक किसान परिवार जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, लाभ पाने के पात्र हैं। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिलता है। आप अगर पीएम किसान योजना के लिए पात्र हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर आपको न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प को चुनना है। फिर आपके सामने एक पेज खुलेगा जहाँ पर आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और राज्य आदि भरना है। इसके बाद OTP वाले बटन पर क्लिक करें और आपने जो मोबाइल नंबर भरा है उस पर एक OTP आया होगा। इस OTP को आपको यहाँ पर भर देना है। अब OTP भरने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपनी वो जानकारियाँ भरनी हैं जो आपसे मांगी गई हैं। इसके बाद आपको संबंधित दस्तावेज अपलोड करने हैं। फिर इसके बाद आपके आवेदन का काम पूरा हो जाता है। शमीम अख्तर की रिपोर्ट, DD न्यूज़। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम असम पहुंचेंगे। पीएम मोदी 2 दिवसीय असम दौरे पर रहेंगे। आज प्रधानमंत्री झुमोर विंदिनी यानी मेगा झुमोर कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव होगा जिसमें 8,000 कलाकार झुमोर नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। झुमोर नृत्य असम की चाय जनजाति और असम के आदिवासी समुदायों का एक लोक नृत्य है जो समावेशिता, एकता और सांस्कृतिक गौरव की भावना का प्रतीक है और असम के समन्वित सांस्कृतिक मेलजोल का प्रतीक है। मेगा झुमोर उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त DD न्यूज़ पर।
कुंभ पर्व का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि यह पर्व प्रकृति एवं जीव तत्वों में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित कर उनमें जीवनदायी शक्तियों को समाविष्ट करने का उपक्रम भी है। प्रकृति ही जीवन व मृत्यु का आधार है। ऐसे में प्रकृति से सामंजस्य अति आवश्यक हो जाता है। कहा भी गया है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ पिंड कैसे सामंजस्य स्थापित करे, उसे जीवनदायी शक्तियां कैसे मिले, इसी रहस्य का पर्व है कुंभ। विभिन्न मतों, अभिमतों, मतांतरों के व्यावहारिक मंथन का पर्व है कुंभ। और इसी मंथन से निकलने वाला ज्ञान अमृत ही कुंभ पर्व का महाप्रसाद है। आस्था, विश्वास, सौहार्द एवं संस्कृतियों के मिलन का पर्व है महाकुंभ। महाकुंभ पर्व। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। आज प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही आज विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर पद के लिए चुना जाएगा। साथ ही साथ उपाध्यक्ष के पद का भी चुनाव होगा और इस पद के लिए भाजपा ने विधायक मोहन सिंह बिष्ट का नाम तय किया है। सरकार गठन के बाद पहली बार उप राज्यपाल वी.के. सक्सेना मौजूदा सरकार के कार्यकाल में विधानसभा को संबोधित करेंगे। इस पहले सत्र के दौरान ही काफी समय से लंबित कैग की 14 रिपोर्ट पेश की जाएंगी। सत्र 27 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर कार्यवाही स्थगित रहेगी। सत्र के शुरू होने से पहले कल बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सत्र के मद्देनजर अपनी रणनीति तय करने के लिए अपने अपने विधायक दल की बैठक भी की। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रासंगिकता को विस्तार देने के उद्देश्य के साथ काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष 15 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित तीसरे काशी तमिल संगमम का आज अंतिम दिन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की थीम या फिर मुख्य आकर्षण के रूप में ऋषि अगस्त्य को स्वीकृत किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA के वाराणसी केंद्र की ओर से ऋषि अगस्त्य की संस्कृत और तमिल भाषाओं की विशेषज्ञता पर वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित एक विशेष प्रदर्शनी भी लोगों के बीच मुख्य आकर्षण सिद्ध हुई है और इसी क्रम में संस्कृत और तमिल भाषाओं के बीच के अंतः संबंध और ऋषि अगस्त्य के व्यक्तित्व के बारे में बात की हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र ने IGNCA के वाराणसी केंद्र के निदेशक डॉक्टर अभिजीत दीक्षित से। संस्कृत और तमिल भाषा के बीच के अंतः संबंध को आज हम जानेंगे IGNCA वाराणसी केंद्र के निदेशक डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी से। तो सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि काशी तमिल संगमम जैसे समायोजनों के अतिरिक्त भी संस्कृत और तमिल इन दो भाषाओं के बीच के संबंध को जिस तरीके से महर्षि अगस्त्य ने निरूपित किया, प्रतिपादित किया, उसको आप उनके व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व से कैसे आप इसे निरूपित करेंगे? हम यहाँ प्राप्त करते हैं कि काशी में किस प्रकार अगस्त्य मुनि हुए। जब उन्होंने शिव के आशीर्वाद से काशी में जीवन यापन करना शुरू किया तो उन्होंने काशी को एक विहंगम रूप में देखा और काशी की प्रीति उनकी स्कंद पुराण में हमें मिलती है कि किस प्रकार काशी त्यागने का जो दुख है वह प्रकट करते हैं जब शिव से उन्हें आज्ञा मिली कि आपको दक्षिण जाना होगा। मार्ग में अनेक पौराणिक कथाएं हैं जिनको हमने इस प्रदर्शनी के माध्यम से चित्रित करने का
प्रयास किया है। और इसी क्रम में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये केवल भारत तक ही इनकी जो पहुँच है वो नहीं है, बल्कि वैश्विक, जैसे हम संस्कृत को कहते हैं कि ये वैश्विक भाषा है, और ठीक इसी तरीके से तमिल को भी वैश्विक भाषा के रूप में प्राचीन काल में ही महर्षि अगस्त्य ने मतलब वो एक स्वरूप प्रदान कर दिया था। तो उसे किस रूप में आप देखेंगे कि कैसे उनका प्रचार प्रसार, महर्षि स्वयं अगस्त्य का प्रचार प्रसार सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया तक संभव हुआ? जो विराट भारत की जो संकल्पना है, जिसे हम अखंड भारत के रूप में जानते हैं, वह अखंड भारत सिर्फ हिमालय से केरल तक नहीं था, वह पूरे जितने हमारे एशियन देश जो मिलते हैं हमें, इंडोनेशिया, जावा, इन सभी में हमें भारत की संस्कृति विलक्षण रूप में प्राप्त होती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी, जिन्होंने बताया कि महर्षि अगस्त्य एक सार्वकालिक ऋषि हैं, जिन्होंने देश और परिस्थितियों से आगे कहीं बढ़कर तमिल को ही नहीं बल्कि संस्कृत को भी इस तरीके से प्रस्तुत किया और दोनों के बीच के अंतः संबंध को भारत में विविधता में एकता के रूप में प्रतिस्थापित किया। मैं कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ नारायण दत्त मिश्र, DD न्यूज़, वाराणसी। और लेखिका सुगंधा नागर त्रिवेदी की किताब गुर्जरी लोकगीत को दिल्ली में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर और नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने रिलीज किया। इस किताब में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुर्जर समुदाय के लोकगीत और उनके अनुवाद शामिल हैं। जो हमारी भारतीयता है, विविधता की जो भारतीयता है, उसमें जो डाइवर्सिटी है, उसमें जो सबसे छोटे छोटे फूल हैं वो ये लोकगीत है। जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि ने भी कहा, हमने ये पाया कि आधुनिक दौर में ये लोक संस्कृति धूमिल होती जा रही है। आजकल के ज़माने में जो संगीत है वो ज़्यादातर फिल्मी संगीत है, और ये जो लोकगीत थे ये हमारी भावनाओं का, हमारे इतिहास का, हमारे विचारों का एक अभिव्यक्ति का साधन रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे नया सवेरा मेरी सहयोगी जया सिन्हा के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।